हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपर टीच। आज हम एक सप्ताह का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में डेनियल तूफान की वजह से वाडी डरना नदी के डैम टूट गए हैं? तो वो है लीबिया। लीबिया में डेनियल तूफान आया जिसकी वजह से वहाँ की वाडी डरना नदी के डैम टूट गए हैं। वहाँ बहुत सारे जान माल की नुकसान हुई है। आइए देखते हैं उससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। लीबिया में 9 सितंबर 2023 को भूमध्य सागर से डेनियल तूफान आया और वाडी डरना नदी के 2 डैम टूट गए हैं। इसके बाद तूफान का पानी और नदी का लाखों क्यूबिक मीटर पानी अचानक निचले इलाके की ओर बह गया है। यह पानी डरना शहर से टकराया है। इस बाढ़ की वजह से डरना शहर में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और लीबिया की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली है। पड़ोसी देश इसके हैं ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र। लीबिया एक अफ्रीकी कंट्री है और वहाँ के लीबिया के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल हामिद दबीबे हैं। इस देश में 2011 से 2 सरकारें हैं। 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी मारे गए थे। इसके बाद से लीबिया एक तरह से 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्ग पूर्वी समुद्री गलियारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, रूस के बीच में यह गलियारा शुरू किया गया है। आइए देखते हैं, इससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है। केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 सितंबर से 13 सितंबर 2023 को रूस यात्रा के दौरान इस रूट को शुरू करने के लिए रूसी पक्ष से बातचीत की है। रूस और भारत का समुद्री मार्ग रूट है। सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई इस रूट पर 25 दिन लगते हैं। यह काफ़ी लंबा रूट है। बीच में सुएज कैनाल भी है। यह जियोपॉलिटिक्स फैक्टर की वजह से बहुत प्रभावित है। यहाँ कोई भी रुकावट ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकता है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं और राजधानी इसकी मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें बी सही है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। NCRB की रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2021 के अनुसार 2021 में भारत में 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया। सुसाइड करने वालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुसाइड डेली बेसिस अर्नर करते हैं जो 25.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें बी सही है दोस्तों। सितंबर के दूसरे शनिवार से मनाया जाता है। इस बार 9 सितंबर को मनाया गया है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRC ने 2000 में की थी। यह दिवस किसी चोट या हादसे के दौरान प्राथमिक चिकित्सा के तहत महत्व को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन 2023 के महिला एकल वुमेन्स सिंगल खिताब की विजेता का नाम क्या है? तो ऑप्शन इसमें बी सही है, कोको गॉफ ने यह खिताब जीता है। वह अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबलेंका को फाइनल मैच में हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, US ओपन 2023 के पुरुष एकल मेंस सिंगल खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो बने हैं नोवाक जोकोविच बने हैं। ऑप्शन ए सही है। किसको हराए हैं? तो डेनियल मेदवेदेव को हराए हैं। US ओपन 2023 के विजेता उपविजेता पुरुष एकल मेन सिंगल्स में देखा जाए तो विजेता हैं नोवाक जोकोविच और उपविजेता है डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल
में वुमेन सिंगल्स में देखा जाए तो विजेता कोको गॉफ हैं और विजेता आर्यना सबलेंका हैं। पुरुष युगल में देखा जाए मेंस डबल्स में तो विजेता हैं राजीव राम और जो सेलिसबरी हैं। उप विजेता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन हैं। महिला युगल वुमेन्स डबल्स में देखा जाए तो गैब्रिएला डाब्रोस्की हैं और एरिना राउटलिफ हैं। उप विजेता बेरा जोना रेवा और लौरा सीगमंड हैं। मिश्रित युगल में मिक्स्ड डबल में देखा जाए तो विजेता हैरी हेलियुवारा और अन्ना डालिनीना हैं। उप विजेता जेसिका पेगुला और आस्टिन क्राजीसेक हैं। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं तो 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीतकर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है? तो 24वां यूएस ओपन जीते हैं, 24वां ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जीतकर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर लिए हैं। नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व नंबर 1 स्टार खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है। यह उनके करियर का चौथा यूएस ओपन का खिताब है। नोवाक जोकोविच इससे पहले 2011, 2015, 2018 में यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स के चैंपियन रह चुके हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जो होते हैं तो 4 होते हैं, वो तो बता चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज़ी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों, विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली ने एशिया कप सुपर 4 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाम हासिल किया। वह सबसे तेज़ी से 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने मात्र 267 वनडे मैच में यह मुकाम हासिल किया। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली 13,000 रन तक पहुंचने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, सनथ जयसूर्या और महिला जयवर्धने यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जर्मनी ने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीती है। फीबा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? तो 25 अगस्त से 10 सितंबर तक यह मैच चला। फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो मनीला, फिलीपींस के मनीला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छठा पोषण माह किस महीने को घोषित किया है? तो ऑप्शन इसमें ए सही है, सितंबर माह को घोषित किया गया है। इस बार इसका थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, जो एक स्वस्थ और मजबूत देश के निर्माण में पोषण, शिक्षा एवं सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देता है। पोषण माह उद्देश्य मिशन 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। इसका केंद्र बिंदु पूरे भारत में बेहतर पोषण को बढ़ावा देने के लिए मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में स्तनपान और पूरक आहार जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी हैं। किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश कर दावा किया गया कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं? तो वो किया गया है मैक्सिको के संसद में। आइए देखते हैं कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। मैक्सिको की संसद में 12 सितंबर 2023 को एलियंस की मौजूदगी को लेकर चर्चा हुई। 2 शव के अवशेष दिखाए गए। दावा है कि 100 एलियंस के हैं और मैक्सिकन जर्नलिस्ट यूएफओ लॉजिस्टिक जेम मोसान ने बताया कि ये 100 पेरू की एक खान से मिले हैं जो करीब 1000 साल पुराने हैं।
मैक्सिको के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख लेते हैं। तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज हैं और पड़ोसी देश हैं इसके यूएसए और ग्वाटेमाला। देख लेते हैं इसके बगल में कौन कौन से समुद्र हैं। तो हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्री के बीच कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमत हुए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है दोस्तों, 100 अरब डॉलर निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमति हुई है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 100 अरब डॉलर लगभग 4.1 लाख करोड़ रुपए होंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद G20 समिट के बाद भारत में राजकीय यात्रा पर रहे। इस दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक हुई। इस परिषद की स्थापना 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व PM की भारत यात्रा के दौरान 50 अरब डॉलर के किस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेज़ी से लागू करने पर सहमति बनी है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सहमति बनी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थित इस परियोजना के उत्पादन क्षमता 60 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने की उम्मीद है। योजना पूरी होने पर यह विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक होगी। महाराष्ट्र का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख लेते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। और यदि महाराष्ट्र का देखा जाए जनसंख्या के आधार पर तो दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा स्थान है। वहाँ द्विसदनीय सरकार है। यदि देखा जाए विधान परिषद में तो 78 सीटें हैं और विधानसभा में देखा जाए तो 288 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने नेगेटिव रही। अगस्त 2023 में यह दर कितनी थी। तो यह दर दोस्तों सी सही है, इसमें -0.52% थी। लगातार 5वें महीने थोक महंगाई दर नेगेटिव रही। इससे पहले जुलाई में -1.36 थोक महंगाई थी। थोक महंगाई दर की रिपोर्ट किसने जारी की है। तो वो की है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मतलब DPIIT ने यह रिपोर्ट जारी की है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है और खुदरा महंगाई दर NSO द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसके थीम है। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 में घोषित किया था। इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाता दोस्तों, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अपना प्यारा भारत जीता है सैफ अंडर-16 SAFF। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। भारत ने 10 सितंबर 2023 को फाइनल में बांग्लादेश को हराकर
2-0 से हराकर चैंपियन बन गया है। फाइनल मैच चांगलिमीथांग स्टेडियम में हुआ। वर्ष 2022 का चैंपियन भी भारत था, जिसने फाइनल में नेपाल को हराया था। बेस्ट गोलकीपर रहे सूरज सिंह और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे MVP और बेस्ट स्कोरर रहे मोहम्मद अरबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड की सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। यह निर्णय उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में लिया। सर्विस सेक्टर पॉलिसी, इस पॉलिसी के माध्यम से उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने और 10 लाख वर्कर्स के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार इसमें हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, कल्याण केंद्र, वेलनेस सेंटर, IT, डेटा सेंटर, स्पोर्ट और फिल्म इंडस्ट्री को शामिल किया गया है। उत्तराखंड देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था, एक अलग राज्य बन गया था और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नजमा अख्तर को मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नजमा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया JMI की वाइस चांसलर हैं। उन्हें शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के महान प्रयासों के लिए सितंबर 2023 में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर पद्म विभूषण द्वारा ग्रैंड कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया और टीम लीज एडटेक द्वारा मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्षक से अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल अवार्ड यह शिक्षा, रोजगार और कौशल के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्ट नवाचार और वास्तविक दुनिया के प्रभाव का उत्सव है। ये अवार्ड सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को दिए जाते हैं जो भारत को रोजगार योग बनाने के सामान्य लक्ष्य के लिए अनुकरणीय योगदान प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है दोस्तों। परवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया चुना गया है। उदयपुर की परवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। 23 वर्षीय अंजना पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता हैं और मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया दोनों अलग अलग कंपटीशन हैं। क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इसमें मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा सही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरम्ब कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य बंगस घाटी के भीतर अप्रयुक्त ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना है। यह त्यौहार स्थानीय कारीगरों और अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है जो स्वदेशी विरासत के संरक्षण और प्रसार में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें ऑप्शन दोस्तों बी सही है। वियतनाम के साथ अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
अमेरिका ने वियतनाम के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अमेरिकी उद्योग के समर्थन में वियतनाम की राजधानी हनोई में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का विस्तार करेगा। इसके साथ ही दो देशों ने वियतनाम में व्यापक कार्यबल विकास पहल शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन इसमें डी सही है, इस्तांबुल में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लेते हैं फ्रेंड। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की 19वीं बैठक 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल के तुर्की में आयोजित की गई। इस वार्षिक कार्यक्रम में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डीजी राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधित्व मंडल ने भाग लिया। इस वार्षिक बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 2022 के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार है जो 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एन कैलेसेबी ने 2022 के लिए पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा की है। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार 7 वैज्ञानिक विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन बी सी सही है, बांग्लादेश के साथ नई दिल्ली में 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं दोस्तों। नई दिल्ली में 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बांग्लादेश बैंक ने डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दूसरा समझौता है 2023 से 2025 के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के नवीनीकरण पर केंद्रित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद ने तीसरे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूएस ओपन टेनिस में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन टेनिस का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो आइए देखते हैं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन टेनिस में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा है। नोवाक जोकोविच ने आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन 2023 फाइनल जीतने के लिए रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। महिला एकल में अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की आरियाना साबालेंका को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। दोस्तों ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तीरंदाज ने मैक्सिको के हर्मोसिलो
में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 के डेब्यू में रजत पदक जीता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रथमेश जावकर ने भारतीय तीरंदाजी ने मैक्सिको के हर्मोसुलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 के डेब्यू में रजत पदक जीते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी प्रथमेश जावकर ने मैक्सिको के हर्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 के डेब्यू में रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में प्रथमेश जावकर का सामना डेनमार्क के माथियास फुलटन से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मुकाबला 148 से बराबरी पर रहा। फुलटन ने सबसे कम अंतर में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है दोस्तों। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मैक्सिको एक उत्तर अमेरिका का एक देश है। मैक्सिको से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं दोस्तों। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह फैसला इसी तरह के एक फैसले के 2 साल बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि गर्भपात कोई अपराध नहीं है और देश में महिलाओं को अभियोजन के डर के बिना गर्भपात की सुविधा दी गई है। अब मैक्सिको में किसी भी महिला या स्वास्थ्यकर्मी को गर्भपात के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। इससे पहले मैक्सिको में गर्भपात कराने वाली महिलाओं को 3 साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल यह 9 सितंबर को मनाया गया है। किसी मरीज को दिए जाने वाला पहला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह दिवस चोटों को रोकने और गंभीर परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2023 की थीम है डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हो रहा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 18वां सम्मेलन हो रहा है। G20 का 18वां सम्मेलन हो रहा है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स वो देखते हैं। यह शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा और इसका लोगो है G20 और इसमें एक कमल बना है, इसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? तो ऑप्शन इसमें सी सही है, भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। यह इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर IECC है, जिसे भारत मंडपम का नाम दिया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इस कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटर के बराबर हैं। मीटिंग रूम में 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 5500 से ज़्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई है। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO का यह कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें G20 के शेरपा कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और
विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में किन क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है अफ्रीकी संघ, AUDA, NEPAD, आडा नेपेड, फिर बी है आसियान और ईसा, सी है CDRI और ADB। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त ये सभी संगठन आमंत्रित किए गए हैं। उपरोक्त इसमें सभी शामिल हैं, अफ्रीका संघ, आडा नेपेड, आसियान, ईसा, CDRI और ADB सभी शामिल हैं। अफ्रीकी संघ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में लॉन्च किया गया था। यह संगठन अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना चाहता है। अफ्रीकी संघ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसे वर्ष के नेताओं शिखर सम्मेलन के दौरान संगठन G20 के 21वां सदस्य बनाने की संभावना व्यक्त की जा रही, इसलिए अफ्रीकी संघ इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के किन देशों को गेस्ट कंट्री अतिथि देश का दर्जा दिया है? तो इसमें ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, बी में है नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और सी में है स्पेन, UAE। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ये सभी देशों को अतिथि देश के रूप में दर्जा दिया गया है, जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है। 2023 की समिट में 9 गेस्ट कंट्री भी शामिल हुए हैं। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE इस कार्यक्रम में अतिथि देश होंगे। G20 के सदस्यों के अलावा इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी समिट में अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों की सूची में बांग्लादेश एकमात्र दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के सदस्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो इसमें भारत अपना देश है, फिर अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है? तो ऑप्शन इसमें ए सही है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका लोगो है G20, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित होगी जो 2024 में होगी। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका की कंट्री है और यहाँ सबसे बड़ा अमेज़न जंगल पाया जाता है जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है और अमेज़न बेसिन विश्व की सबसे बड़ी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPS अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? तो ऑप्शन इसमें बी सही है, SPG के वो सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे। लीवर में समस्या के कारण SPG के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का 6 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे।
1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। 2016 से अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। संगठन का स्थापना कब हुआ? तो संगठन का स्थापना 1985 में हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद विशेष सुरक्षा दस्ते की जरूरत महसूस हुई थी, तब इसका संगठन हुआ था। यह ग्रुप प्रधानमंत्री के घर, ऑफिस, देश व विदेश में होने वाली सभी कार्यक्रमों की सुरक्षा देखता है। 2019 से पहले एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सिक्योरिटी भी देखता था। 2019 में एक एक्ट लाया गया, इसके तहत इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने के 5 साल बाद तक ही कोई एसपीजी सिक्योरिटी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसकॉम ने संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजेश नाम्बियार को नैसकॉम संगठन के नया चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। कॉग्निजेट इंडिया के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। यह पहले नैसकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। नैसकॉम क्या है? तो नैसकॉम एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। यह भारत में करीब 180 बिलियन डॉलर के आईटी बीपीएम उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। भारत में यह प्राइवेट क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नैसकॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायिका मालिनी रजूरकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए उनके गीतों से की जाती है? तो उनका पहचान ख्याल और ठप्पा शैली के लिए किया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। उनका निधन 82 साल की उम्र में हैदराबाद में हुआ है। मालिनी रजूरकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं फ्रेंड। उनका जन्म 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। वह ग्वालियर घराने की फेमस गायिका थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, ग्वालियर घराने की। उनकी पहचान ख्याल और ठप्पा शैली में गाए गए उनके गीतों से की जाती है। उन्हें इस शैली अग्रणी गायिका बताते हैं। उन्होंने चिकित्सकीय अध्ययन के लिए अपने शरीर को दान कर रखा था, इसलिए निधन के बाद उनका शरीर हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ललितपुर नेपाल में। ललितपुर नेपाल में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने किया है। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से साहित्यकार इस महोत्सव में शामिल हुए। इन सभी देशों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कई साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिवस को मनाने का शुरुआत 1966 में किया था। इस दिवस को मनाने का फैसला जो है 7 नवंबर 1965 में किया गया था। 2023 की थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सैनिटेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। इसका हिंदी अनुवाद है परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए
डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें।